नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब आपकी बारी है सोचने की, एक विचार बनाने की कि आप किस दल की तरफ जा रहे हैं, किस दल को अपना समर्थन देंगे, अपना वोट किस दल को देंगे, अपने कैंडिडेट की छवि को देखते हुए देंगे या फिर पार्टी की विचारधारा को देखते हुए देंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे के अंदर घुल मिल गई, और इस कदर घुल मिल गई कि किसी का पता ही नहीं चला कि कौन पहले किस दल में था, कौन अब किस दल में है। पहले किसी दल का विरोध करता था, अब उस दल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है। जो पहले किसी दल के बारे में अच्छी बातें बोलता था, पॉजिटिव पॉइंट्स रखता था, अब वो डिबेट्स में भी बैठ करके उस पार्टी का विरोध कर रहा है और अंदर अंदर की बातें भी वो बता रहा है। इन सभी बातों को देखते हुए मतदाता का विचार, मतदाता की सोच काफी कुछ प्रभावित रही। चुनाव प्रचार में अलग अलग बातें होती रही, मुद्दे गौण रहे। बातें हुई सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की। कीचड़ उछालने के अलावा कोई दूसरी बात इस बार के चुनावों में नहीं देखी जा रही। टीवी के द्वारा भी और अपने एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी, वीडियो एड के द्वारा भी अलग अलग तरीके से प्रचार किया गया। किसी ने किसी को गोलीबाज गैंग कहा तो किसी ने किसी को तिहाड़ गैंग कहा। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 15 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 19 तारीख को मतगणना होगी और किस्मत का फैसला होगा कि चौधर आखिर किसकी। आज हम चर्चा करेंगे कि चुनाव प्रचार में मुद्दे क्यों गौण रहे और कौन सी बातें ज्यादा हावी रही और मतदान पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। नौरातामल भटनागर मेरे साथ हैं, कुलदीप शर्मा हैं, वीरेंद्र फोगाट वरिष्ठ पत्रकार और जगवीर नरवाल। तो आप सभी का स्वागत है खबरफास्ट पर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे जगवीर जी, ये जो चुनाव प्रचार कार्यक्रम इस बार का रहा 2014 का, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या इससे पहले के जो चुनाव रहे हरियाणा में खासतौर पर, उससे इसको किस तरीके से आप अलग आंकते हैं? देखिए अरुण जी, चुनाव तो हमेशा एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो चुनाव है वो ख़ास तौर पे फोकस हरियाणा पे रहा और महाराष्ट्र में 2 स्टेट्स में चुनाव हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे चुनाव प्रचार में जो 1 महीने तक रहा तकरीबन, या उससे कुछ कम रहा, तो उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो मुझे हरियाणा में ही नज़र आए, महाराष्ट्र दिखे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को फोकस करके चुनाव लड़ रही है। हाँ। और मेरे ख्याल से परिणाम भी उसका उनको मिलने वाला है। जैसे कि आपके सर्वे हैं अलग अलग जो चैनल्स की, वो भी बता रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मुद्दे क्या रहे, इशूज क्या थे, किस तरीके की छिटाकशी हुई, किस तरीके का चुनाव प्रचार हुआ, ये सारी बातें मुद्दे वास्तव में हैं। पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार है और हुड्डा साहब एक 5 साल और मांग रहे हैं विकास के नाम पे। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है और भारतीय जनता पार्टी कहती है, या दूसरी जो पार्टियां जो अपोजिशन है वो ये कहती हैं कि सिर्फ रोहतक के सिवा या रोहतक के आसपास उसके सिवा कहीं विकास दिखाई नहीं देता। पर्सनल अटैक भी हुए हैं। अभी चुनाव प्रचार में देखा, कोई गोलीबाज गैंग बताता है, कोई तिहाड़ गैंग बताता है, कोई कई पार्टियों के जो मुखिया हैं वो जो तिहाड़ में हो, ये कहते हैं हम तिहाड़ में इसे ही सरकार चलाएंगे। इसका मतलब ये है क्या आपके पास और कोई मुद्दा था ही नहीं प्रचार के लिए? क्या लोगों के लिए काम करने की बात आप करेंगे या तिहाड़ की ही बात करेंगे? ठीक है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी भी 5 साल कहती है कि हम और विकास करेंगे, हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी है, हरियाणा नंबर 1 बताते हैं हर क्षेत्र में। अब नंबर 1 है या नहीं है, ये 2 दिन बाद पता चल जाएगा। 15 तारीख को चुनाव होने वाला है। हाँ, लेकिन मैं इस पूरे चुनाव प्रचार में पूरी राजनीति में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा में चुनाव मैदान में नजर आती है। पहली बार ये नजर आई, पहली बार। चलिए ठीक है। नौरातामल, जो वो स्थिति उन्होंने बताई जगवीर जी ने कि हर तरीके की अलग अलग पार्टी ने हर तरीके से चुनाव प्रचार किया, वायदे गौण रहे, कई जगह वायदे बताए भी, गिनवाए भी गए, सरकार द्वारा काम गिनवाए गए, तो विपक्षी दलों के द्वारा उनकी काट भी की गई। जनता के ऊपर कितना, वोटर के ऊपर कितना असर आप देखते हैं इस तरीके के चुनाव प्रचार का, जो काफी अटैकिंग था, सिर्फ पर्सनालिटीज को लेकर, एक दूसरे को लेकर के, मुद्दों को लेकर कोई ज्यादा बात नहीं हुई? अरुण जी, ऐसा है, इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा ही एक अजीब सा चुनाव लग रहा है। जनता के अंदर भी एक ऊहापोह की स्थिति है और वो भी असमंजस में है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी भी पार्टी ने, ठीक है सभी ने अपने घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन हरियाणा के बारे में उनका क्या विजन है, आने वाले 5 साल में या 10 साल में वो हरियाणा में क्या करना चाहेंगे, हरियाणा की क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हरियाणा में किस रोजगार को किस तरह से डेवलप किया जाएगा। ठीक है, स्किल हरियाणा बनाने की बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट या स्किल हरियाणा को कैसे बनाया जाएगा उसका कहीं कोई खाका नहीं है। बुजुर्गों को खुश करने के लिए पेंशन 1000 रुपए से 2000 कर दी गई है। अब 2000 का फंड कहां से कलेक्ट किया जाएगा? इनेलो है वो अलग कह रही है, कांग्रेस ने 1500 रुपए कहा है कि 1 नवंबर से बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। ये सारी बातें ठीक है, लोक लुभावन तो है, लेकिन इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं,
उन स्कीम को, जो नई नई स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सभी ने अपने घोषणा पत्रों में, ठीक है। उनको वो लागू करने के लिए, जनता को उसका बेनिफिट दिलवाने के लिए कहां से फंड कलेक्ट करेंगे, जब वो खुद कह रहे हैं सभी। मतलब अनाउंसमेंट कर दी गई ऐसी ऐसी जिसके लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। को लाने पैसे का कोई नहीं पैसे बताया कि हम इस्तेमाल कहां से अर्निंग करेंगे। हाँ, मतलब अर्निंग के लिए बात नहीं की। चलिए ठीक है वीरेंद्र, आप किस तरीके से देख रहे हैं पूरे चुनाव प्रचार को, और जब चुनाव की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन से लेकर आज तक कैसे कैसे तस्वीरें बदलती गई और किस तरीके से पार्टियों ने अपना अपना जोर लगाया मैदान में? देखिए, लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए तो उसके बाद ये तो लगभग तय हो गया था कि भाई हरियाणा में कुछ न कुछ उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि केंद्र में जिस तरह से कांग्रेस की 10 साल की सरकार गई, लोगों ने बुरी तरह उसको पराजित किया और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ वहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बनाई। तो उसके बाद ये संभव था कि भाई हरियाणा एक छोटा सा राज्य है जहां कांग्रेस शासन है और 10 साल से है, तो ये भी तय था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी भी ये झेलेगा। तो कांग्रेस ने इसका पार पाने के लिए विज्ञापनों पे बहुत पैसा खर्च किया। आपने लगातार देखा टीवी पे कि कांग्रेस के और हरियाणा सरकार के काफी विज्ञापन किए गए, बसें सारी रोडवेज की सारी बसों पे भी प्रचार किया गया और अखबारों में भी खूब प्रचार किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता यानी चुनाव घोषणा होने, कार्यक्रम घोषणा होने से पहले काफी प्रचार किया गया। हफ्तों दिन हर अखबार के प्रथम पन्ने पे लगभग विज्ञापन रहे कि भाई हरियाणा में इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए, विकास के मुद्दे पे कांग्रेस ने मतलब जो वोट मांग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रचार करने के बावजूद भी कांग्रेस लगातार करोड़ों रुपए फिर खर्च कर रही है। अगर विकास संपूर्ण हरियाणा में ठीक है, पैसा लगा, प्लांट बजट काफी बड़ा है, दिखाई भी देता है पूरे हरियाणा में, आप जाएंगे तो आपको दिखाई भी देगा, सड़कों के रूप में दिखाई देगा, रेलवे ओवर ब्रिजेस के रूप में दिखाई देगा, रेलवे लाइंस के बारे में उस पर दिखाई देगा। लेकिन जो और मुद्दे थे, जैसे नौकरियों में भेदभाव की बातें हैं या भाई जो मेरिट के बेस पे जो नौकरियां लगाने वाली बातें थी, इस तरह से लेके या एरिया वाइज जो जो क्षत्रप थे कांग्रेस के, अहिरवाटी में है, कोई बांगर में है, कोई देश वाली बेल्ट में है, तो कोई बांगर में है, कोई पंजाबी बाहुल्य इलाके में, या जीटी रोड बेल्ट है जो कहीं सिख बाहुल्य इलाका, उनके अलग अलग क्षत्रप थे। वो लगभग इसी से जो है वो अपने यहाँ विकास कितना करा पाए। कुछ लोगों को जो विधायक थे उनको बड़ा मतलब जो है आज बड़ा मतलब जो है संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस का प्रचार ये रहा, और दूसरा भाजपा के साथ ये रहा कि भाजपा का, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा कैडर नहीं था। 2005 में 2 सीटें थी, 2009 में 4 सीटें थी। अब 90 हजका से गठबंधन तोड़ दिया। अब 2014 में आपने 90 सीटों पे चुनाव लड़ना है, तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस से आया, जो इनेलो से आया, हजका से आया, उन लोगों की टिकट दे शामिल कर लिया। ठीक है, तो उससे भी एक इमेज ऐसी गई भी जैसे ये कांग्रेस और इनेलो और हजका थे, ऐसे ही भाजपा वाले हैं। तो वहां भी विरोध हुआ और सारे ड्रामे हुए। कुल मिला के स्थिति जो है बिना मुद्दे की जो चुनाव हो रहा है। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे ने शुरू किया, रामदेव ने शुरू किया दिल्ली में, तो पूरा देश का आंदोलन के मूड में था। और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। जन लोकपाल या भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कैसा आदमी बिठाया जाए, कैसी संस्था बिठाई जाए, लोग बड़ा उत्साहित थे। काले धन के ऊपर बात हो रही थी कि भाई अगर काला धन आ जाएगा तो देश की गरीबी जो है पल भर में दूर हो जाएगी, इतना धन है। लेकिन बावजूद इसके वो सारा आंदोलन जो है लोकसभा चुनाव में मूड खत्म हो गया और वही साम दाम दंड भेद के किसी तरह से भी चुनाव जीता जाए। और ये वोटर के सामने वही लोग घूम फिर के वही साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह का तरीके से बस चुनाव जीतना है, चुनाव जीता जाए। हरियाणा में देखा गया इस विधानसभा चुनाव में मुद्दा किसी के पास कुछ नहीं था। सिर्फ जो भी उन्होंने अपनी अपनी बातें कही कि कोई बुजुर्गों को 2000 तो कोई 5000, इस तरीके से पैसा बांटने की बात कही गई। क्यों मुद्दे गौण रहे, क्या लगता है उसका क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, जो राजनीतिक दलों की संख्या है वो हरियाणा में इतनी ज्यादा हो गई इन चुनाव में जो होने वाले हैं कि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया। आप देखिए कि पहले मुकाबला एक दो तरफा होता था या ज्यादा से ज्यादा 3-4 पार्टीज होती थी। अब की बार करीबन 6-7 पार्टीज जो है अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही है। तो सबसे बड़ी चीज जो मुद्दे गौन रहे, मुझे लगता है कि ये इश्यू रहा, क्योंकि वहां पे पर्सनालिटी डोमिनेंस इतना ज्यादा हो गया कि एरिया वाइज आप देखेंगे कि पर्सनालिटी बहुत इमर्ज होके आई है। मान लीजिए रोहतक की बात कर लीजिए, आप जींद की बात कर लीजिए, आप अंबाला की बात कर लीजिए, आप करनाल की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डोमिनेंस इतना ज्यादा रहा कि वो मुद्दे जो हैं आम वोटर भूल गया। मुझे लगता है कि एक चेंज आया था जब मोदी जी की रैली शुरू हुई थी और सोनिया जी की रैली शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे लगा कि बदलाव आया था और वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे लेके था, कहीं ना कहीं परिवारवाद पे लेके था। और
फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस में परिवारवाद को लेकर बात हुई, जो हरियाणा में पहले कभी नहीं हुई। पहले कभी नहीं हुई, इस तो बार ये हुई। कहीं ना कहीं चेंज हुआ, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कमी खली यहाँ पे, अगर वो आते तो कहीं ना कहीं मुद्दों को हवा मिलती, क्योंकि वो जिस तरह का कैंपेन करते हैं, बड़ा एग्रेसिव कैंपेन करते हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं लेके आते हैं, तो वो अगर ज्यादा करते, हालांकि वो आए लेकिन उस हद तक नहीं है जो वो आना चाहिए जो था। आना चाहिए तो था, मुद्दा उस हद कहीं तक ना नहीं कहीं आ आ जाते। तो पर्सनालिटी डोमिनेंस इतना जबरदस्त रहा कि आप देखिए आज हर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में है। हुड्डा जी कुछ बात करते हैं, सुरजेवाला जी कुछ बात करते हैं, राव इंद्रजीत कुछ बात करते हैं, कैप्टन अभिमन्यु कुछ बात करते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी डोमिनेंस रहा, कहीं ना कहीं मुद्दे मुझे लगता है कि वहां जाके गौण होंगे। सिर्फ व्यक्तिगत आधार लेकिन पर ही अभी भी मुझे लगता है कि मतदाता के पास समय है, आने वाला करीबन 1.5 दिन बचता है, तो वो कहीं ना कहीं इसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस प्रत्याशी को, जो भी उनको लगता है कि बहुत डेवलपमेंट प्रो है, या वो बहुत ज्यादा साफ छवि का है, या वो बहुत ज्यादा मिलनसार है आम जनता के बीच ये भी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत आधार पर भी कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जा रही है। जगवीर, एक चीज और देखी गई, पानीपत में हम देख रहे हैं कि बुल्ले शाह और रोहिता रेवड़ी चुनावी मैदान में आपस में उनकी टक्कर भी बड़ी नजर आ रही है। लेकिन वहां पर जो जनता भी ये बात कह रही है कि मुकाबला मुद्दों को लेकर या विकास कार्य को लेकर नहीं, ना जनता के लिए कोई बात हो रही है, सिर्फ एक दूसरे की साख पर चुनाव लड़, अपनी अपनी साख बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं दोनों ही कैंडिडेट। सिर्फ ये कि अगर हम हार गए तो साख गई, और दूसरी तरफ से भी यही है, अपनी साख बनाने के लिए या बचाने के लिए राजनीतिक दल या राजनेता ऐसे चुनाव में आएंगे। क्या सर देखिए अरुण, अगर आप पानीपत की अगर आप बात करते हो स्पेशली, तो दो रोहिता रेवड़ी या बुल्ले शाह, दो सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं है, दो पार्टियों की बात अगर हम करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का शासन है पिछले 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासित है, हरियाणा में उम्मीद रखते हैं वो। अब रोहिता रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और बड़ी एनर्जेटिक हैं। पर्सनैलिटी, जैसे शर्मा जी ने बात कही है, पर्सनैलिटी डोमिनेंस की इन्होंने बार बार जिक्र किया, लेकिन इन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रचार में नहीं आए, अगर वो आते तो राहुल गांधी लोकसभा में प्रचार में थे तो कौन सा तीर मार दिया उसने भाई। राहुल गांधी का कोई फॉलोइंग नहीं है, बल्कि जो यूथ था देश का वो मोदी के साथ था। अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो यूथ की वजह से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि मोदी जी ने खूब प्रचार किया है और मेरे ख्याल से उनका फल मिलने वाला है, बिल्कुल, जहां तक ये मैं बात समझता हूं। ये बात, लेकिन एक मिनट, पॉइंट, कांग्रेस पार्टी को मैं चुका हुआ नहीं मानता हूं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कही है ये बातें। मतलब कांग्रेस पार्टी को हम ये नहीं कह सकते कि वो टोटली वाइप आउट हो गई है, वो फ्रे में है। मतलब जैसा हाल केंद्र में कांग्रेस का हुआ वैसे भाई ने स्थिति कहा नहीं है। कि बहुत सारी पार्टियां हर बहुकोणीय मुकाबले हैं हर जगह पे, और कई बार बहुकोणीय मुकाबलों में जो विनिंग मार्जिन होता है बहुत नैरो रहता है, और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फ्रे में है और वो रेस में है। तो हम ये नहीं कह सकते हो कि वो खत्म हो चुके हैं जी। बाकायदा मुझे हंग असेंबली नजर आती है, लेकिन उसमें जो एज है वो भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं। जहां तक आप पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत में बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेस्ट है। मेरी बातें हुई है पानीपत में, पानीपत क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह बाकायदा सीट जीतने वाले हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है रोहिता रेवड़ी वो आ जाती है। वहां भी लोगों की यही बात है कि पर्सनैलिटी के हिसाब से सिर्फ एक दो, और जो बुल्ले शाह वो ये कहते हैं कि किंग मेकर तो हम बहुत बन गए, इस बार किंग बनेंगे, इस तरीके की बातें वो करें। जी कुलदीप, देखिए अभी जो जगबीर जी ने बात की, तो उसमें थोड़ा एक पॉइंट से मैं सहमत हूं कि देखिए जब जहां पे पर्सनालिटीज ओवरफ्लो होती हैं, देखिए आज बीजेपी की तरफ से प्रचार हर स्टार कैंपेनर ने किया, उनके सारे लोग आए, कांग्रेस की तरफ से कौन आया ये भी बात देखने लायक है। यहाँ पे वन मैन आर्मी रही, मुख्यमंत्री जी वन मैन आर्मी हर जगह वो गए, करीबन 65-70 जनसभाएं की और काफी वो व्यस्त रहे। तो ये जो एक इम्बैलेंस रहा दोनों नेशनल पार्टीज के बीच में, ये भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से वो एफर्ट नहीं लगाया गया जो उन्होंने लगाना चाहिए था। जो उन्होंने बात कही कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है, हुड्डा जी ने विकास किया है, ये सबको पता है, लेकिन क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसको बताने में असमर्थ रहे, और जो उसकी वजह से ये भी बात हुई कि रोहतक बनाम शेष हरियाणा की लड़ाई ये होकर देखिए ये इसलिए हुआ, ये तो इसलिए हुआ कि जितने भी कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए। वो उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ था या उनकी कोई मजबूरी थी या जो भी कुछ था, उसकी वजह से थोड़ा सा कांग्रेस जो है वो जो फेस कर रही है। वीरेंद्र, क्या लगता है ये कि रोहतक बनाम शेष हरियाणा की लड़ाई जो रही है, पूरे रोहतक के अलावा हर जगह पर सिर्फ यही मुद्दा था कि सारा पैसा रोहतक और किलोई में लगा दिया गया, कितना असर आप इसका देखते हैं? क्या ये ज्यादा असर छोड़ पाएगा या मुख्यमंत्री फिर से तीसरी बार सरकार बना पाए? देखिए शर्मा जी ने कहा, नरवाल साहब ने भी कहा, आप लोग भी जैसे बात कर रहे हैं कि भाई तीसरी बार हम इलेक्शन जो है रोहतक वर्सेस रेस्ट ऑफ हरियाणा है। एक माहौल या एक जो है भाव तो इस तरह का प्रकट होता है, अगर आप पूरे हरियाणा में घूमेंगे तो रोहतक के प्रति लोगों में एक ये भावना तो है
कि भी जो जितना ज्यादा पैसा है वो रोहतक में ज्यादा लगा, पूरे हरियाणा में कम लगा। और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े क्षत्रप या बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस को छोड़ के चले गए और उन्होंने विकास में भेदभाव और भाई हमारा पार्टी में सम्मान नहीं हुआ, हमारा मान सम्मान घट गया और कांग्रेस जो है एक खास परिवार और एक खास नेतृत्व के दायरे में बंद के रह गई है। तो इस कारण भी जो है ये रोहतक वर्सेस रेस्ट ऑफ हरियाणा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है देखिए पॉकेट्स में चुनाव हो रहे हैं लगभग 4-5 पॉकेट्स में। कहीं हिसार सिरसा में है, वहां हज का भी फ्रे में है, ठीक है। पानीपत करनाल में जाएंगे तो आप भाजपा भी फ्रे में, कांग्रेस भी फ्रे में है, ठीक है। अब सिरसा में भी अब देखिए भाजपा मतलब एक क्षेत्र पर्टिकुलर एक क्षेत्र बन गया है। बांगर में अब देखिए वहां इनेलो का काफी वर्चस्व था, अकेले 500 सीटें जीती हुई थी। लेकिन अब की बार वहां स्थितियां बदली हुई हैं, लोग कहते हैं। अब 2-3 दिन से पिछले इस तरह के चेंजेस या इस तरह के इनपुट्स लोगों के आ रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटों पे जो अच्छी फाइट पे है। नरेंद्र मोदी की जो लहर थी जो देखी गई थी, इस बार भी ये उम्मीद की गई कि भारतीय जनता पार्टी तो खैर कर ही रही थी कि नरेंद्र मोदी की वही लहर विधानसभा में भी चलेगी, लेकिन क्या उतना असर आप देखते हैं जितना पहले था? और खासतौर पर यह कि युवाओं को बहुत ज्यादा लुभाया था नरेंद्र मोदी जी ने। यही उनका प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी का कि वो इस टाइम मोदी जी के रथ पे सवार है। हाँ। और उसका वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं। केंद्र उनका नारा भी यही रहा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार अगर आती है तो आपको केंद्र से फायदे मिलेंगे। मोदी जी ने भी अपनी रैलियों में कई बार कहा कि अगर मैं वहां पर बैठा हूं तो आपका कर्ज उतारूंगा। मैं हरियाणा से रहा हूं, मैं हरियाणा से संबंधित रहा हूं, मैं हरियाणा में शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है। तो मतलब कर्ज उतारने और कर्ज चढ़ाने की बात जो चल रही थी उसको जनता भी बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी कि शायद हो सकता है हरियाणा में जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ वहां और ज्यादा विकास हो पाए। लेकिन जनता उसको वोट में तब्दील कितना करेगी ये नहीं समझ में आ रहा अभी, क्योंकि यूथ जो है यूथ इस टाइम बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो किधर भी मूव करेगा, वोट परसेंटेज इधर ज्यादा चलेगी, वहां कैंडिडेट या रिजल्ट्स इतने भयंकर परिणाम ला देंगे, जीतने वाला हार सकता है और हारने वाला जीत सकता है। ये बात बिल्कुल। देखिए मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार देखिए आप, चुनाव प्रचार लगातार चुनाव प्रचार में उनका कोई भी हरियाणा का स्थानीय चेहरा किसी भी विज्ञापन में या किसी भी अखबार के प्रथम पन्ने पे नहीं है। सिर्फ मोदी जी और उनके साइड में खड़े अमित शाह और चलो चले मोदी के साथ, इस तरह का नारा उन्होंने दिया हुआ है। बाकी वो कोई बात नहीं करते। हरियाणा के इश्यूज के ऊपर, विकास के ऊपर या जितनी भी करप्शन है क्या है वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मोदी जी का चेहरा है। मतलब अब भी उनको भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अब भी उनको जो है सिर्फ मोदी जी से उम्मीद है। सारा विज्ञापन, सारा चुनाव प्रचार वो मोदी केंद्रित है। छोटा से रूप में अमित शाह दिखाई देते हैं। तो उनका लग रहा है कि भाई यूथ को हम जो है मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ पाएंगे और यही उन सबसे बड़ा दाव है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले दिनों भी वो भी बात मैं जानूंगा जो आप चाहते हैं कहना, लेकिन एक और बात मैं आपसे पूछूं। पिछले दिनों भी लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, ये भी बातें उठी कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो क्यों गांव-गांव या हल्का-हल्का घूम के प्रचार कर रहे हैं? इतना ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता क्या पड़ी उन्हें? देखिए, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं। संविधान में ऐसी कोई मनाही नहीं है। देखिए, जहां तक बात आती है नरेंद्र मोदी की, उनका पर्सनालिटी कल्ट देखिए कि वो युवाओं को कहीं ना कहीं कितना ज्यादा जोड़ पाते हैं। युवाओं को उनके प्रति एक ऐसा आकर्षण है जो वो पैदा कर पाते हैं, जो कि हम देखते हैं कि किसी भी विपक्षी पार्टी में नहीं है। आज आप आके देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी जेल चले गए, कहीं ना कहीं उनका एक जो भाषण कला है वो उस स्तर की तो करीबन मैं कह सकता हूं। लेकिन जो उनका पर्सनालिटी कल्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि युवाओं को तो वो खींच के लेके आते हैं। और यही जो फायदा मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में बीजेपी लेके जाएगी। और यही वजह रही कि जैसे वीरेंद्र जी ने बोला कि उन्होंने किसी भी लोकल लीडर का जो फेस है वो आगे नहीं किया, सिर्फ मोदी जी को रिप्रेजेंट किया। और नारा भी यही कि चलो और ये जो उनका इमोशनल कनेक्ट है, देखिए वो मोदी में आता है, मेरा हरियाणा कहते हैं, मेरे युवाओं कहते हैं। आज का जो यूथ है वो बहुत एस्पिरेशनल है, उसको डेवलपमेंट पसंद है, उसको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, उसको लेट लतीफी पसंद नहीं है, वो विकास चाहता है, वो जॉब चाहता है। और यही सारी चीजें हैं जो मोदी जी की तरफ युवाओं को अट्रैक्ट करती है, जो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी अगर हरियाणा में गेन कर रही है, 19 तारीख को पता चल जाएगा, तो उसके पीछे मैं कहूंगा कि मोदी जी बहुत बड़ा कारण रहेंगे। मोदी जी 39 लाख के लगभग युवा वोटर है जो एकदम मतलब ये डिसाइडेबल पोजीशन में तो वो होते हैं कि डिसाइड वो कर सकते हैं कि कौन कहां पे जीत सकता है।
कितना असर उनके ऊपर आप देखते हैं इस प्रचार का? और क्योंकि इस प्रचार में ज़्यादा कुछ युवाओं के लिए तो कहा नहीं गया, सिर्फ वही बात कि भाजपा ने कहा कि चलो चले मोदी के साथ, कांग्रेस ने कहा एक तीसरी बार, और चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि जेल से शपथ लेंगे। अरुण जी, वैसे तो सरकार सबके लिए होती है, लेकिन यूथ एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। पूरे देश में ही ना कि हरियाणा में अपना भविष्य देखता है यूथ सरकार के माध्यम से, एक आईना होता है समाज का, तो वो एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है यूथ किस तरफ हो जाता है। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति अगर आप देखेंगे तो वो टोटली कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, रीजन बेस्ड भी अब हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले चुनाव में 4 सीटें लेके आई थी, वो बहुमत का दावा करते हैं। एक बात और आपको समझनी होगी, अगर हरियाणा बनने के बाद से और 2014 तक अगर आप देखेंगे, जिस पार्टी के केंद्र में सरकार रही है उसी पार्टी की राज्य में सरकार रही है। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। अब 4 से लेके और 45 तक भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी? वीरेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि मोदी जी का सहारा लेके वो चले हैं। किसी भी रीजनल जो नेता है स्टेट लेवल का, वो आगे चेहरा आगे नहीं आया है। इवन सुषमा स्वराज की भी मेरे ख्याल से 2-3-4 सभाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं, जबकि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। वो भी सफेदों में तो चार तो सफेदों में ही उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जो जब यूथ का जो आपने सवाल उठाया था, कास्ट बेस्ड है यूथ भी, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, हालांकि डोमिनेंट कास्ट जो तकरीबन 40 से 45% जो सीटें हैं वो जाट डोमिनेटेड हैं। वो जिस तरफ भी जाएंगे जाट भी डिवाइडेड हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल एक टोटली एक जाटों की पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी भी जाट का वोट ले रही है। तो मैं ये मानता हूं कि जो बहुकोणीय मुकाबला है, इस बहुकोणीय मुकाबले में जो बहुत कम मार्जिन होने वाला है, इसमें कोई भी जीत सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती है। जी वीरेंद्र जी, देखिए, जो यूथ की बात की वो एक मशहूर शेर है कि भाई जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है। और ये केंद्र सरकार की जो केंद्र के चुनाव हुए थे 2014 में, उसमें ये साबित भी हो गया है। और आज आप देखें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देखिए, आप चुनाव प्रचार देखिए, जितने यूथ आइकन्स हैं, यूथ को खींचने वाले प्रचारक हैं, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, वो चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो फिल्म स्टार हैं भले ही, और इस तरह के लोगों को वो इलेक्शन में लेके आ रहे हैं, चाहे वो कुछ गायक हैं, कुछ और एक्टर्स हैं, सनी देओल है, कोई सनी देओल को, कोई सुनील शेट्टी है, ये विनोद खन्ना जी, तो क्या है, ये यूथ आइकन रहे हैं। मतलब चुनाव के समय में हरियाणा में युवा जो है वो देखो फिल्मों से काफी मुतासिर रहा, जुड़ा रहा है, तो वो उसको आकर्षित करते हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए जो यूज किया गया, बाकी किसी पार्टी ने बहुत कम किया। देखिए कांग्रेस में स्टार प्रचारकों का वैसे ये भाव हो गया लोकसभा चुनाव के बाद। कुछ लोग जो फिल्म अभिनेता वगैरह हैं वो भी अपना सारा देख के और कम आ रहे हैं कांग्रेस के साथ कि भाई भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं लोग। तो इस कारण जो है ना, वो यूथ को आकर्षित करने के लिए भाजपा ने पूरा पैकेज बनाया हुआ है। ये भी पॉइंट काम करेगा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बार-बार ये भी काम करेगा। देखिए सभी नेताओं द्वारा ये कहा और गया, सभी पार्टियां करती हैं। ये देखिए 2014 के चुनाव में कांग्रेस का आपने चुनाव प्रचार देखा होगा, उसमें कांग्रेस के चुनाव प्रचार में साफ बात कही गई थी कि हरियाणा का इतना बड़ा विकास होने में, इतना ज्यादा काम होने में केंद्र सरकार का बड़ा योगदान रहा है। तो अपील की गई थी बाकायदा विज्ञापन में, मुझे भी याद है कि भी अगर केंद्र में यूपीए की सरकार, हरियाणा में जैसे कांग्रेस की है, तो केंद्र में भी अगर आप कांग्रेस की सरकार को बरकरार रखते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा परियोजनाएं मिलेगी, और जो है हरियाणा को ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां से विकास होगा। यूथ को यही करने के लिए सोशल मीडिया का भी बहुत इस्तेमाल किया गया पार्टीज के द्वारा। कई सारे पोस्ट डाली जाती रही, हर रोज कई सारी पोस्ट होती रही। हर एक कैंडिडेट ने अपना पूरा का पूरा शेड्यूल सुबह होते ही वो अपना डाल देते थे। तो मतलब यूथ के से डायरेक्ट कनेक्ट तो कर ही रहे थे इसके जरिए। कितना वी आर फॉरगेटिंग आइनली हियर। आज अब पूरे प्रचार में देखिए दिग्विजय चौटाला जो है कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और वो जो सूत्रों से पता चलता है कि वो पूरा सोशल मीडिया जो है मेंटेन कर रहे हैं इनेलो को लेके। आज किसी भी समाचार चैनल पे सर्वेज आ रहे हैं, वो तमाम सारे सर्वेज ज्यादातर चैनल इनेलो को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं। तो देखिए जो बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, कहीं ना कहीं वो ही एक फुटप्रिंट फॉलो करती इनेलो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि वो कहीं ना कहीं मुकाबले में आ गए हैं। पहले लोग कहते थे कि वो उतने मुकाबले में नहीं है, लेकिन आज मुकाबले में है। तो सोशल मीडिया का तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि हरियाणा का जो यूथ है, देखिए आज हर गांव में, हर शहर में
मोबाइल फोन्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप बिल्कुल है, है, या बिल्कुल, इंस्टाग्राम है, या ट्विटर है। कम से कम यूथ तो करता ही है ये use। कनेक्ट जो है ना, जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट कहीं ना कहीं ये लोग करने में सफल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में हुआ था। उतना आक्रामक सोशल मीडिया का जो एक कैंपेन था वो हरियाणा में नहीं नजर आ रहा, खासकर बीजेपी की तरफ से। एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि बहुत ज्यादा सरकार 10 साल में लग रहा था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा चुनाव के नतीजों से देख के ही लग रहा था, लेकिन उतना फायदा क्योंकि एक दल को नहीं गया, भाजपा भी और इनेलो भी दोनों ही मजबूत स्थिति में उभर के आई। क्या वो बट गया एंटी इनकम्बेंसी का क्या, और उससे कांग्रेस को फायदा? देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी वोट की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि इसका डिवाइडेंस जो है वो नहीं हुआ है, मुझे जहां तक लगता है। आईएनएलडी का अपना एक सशक्त वोटर है जो कहीं वोट नहीं करता, वो हर बारी देवीलाल जी के ऊपर वोट करता है, जो एक लेगेसी उनकी रही। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो कहीं ना कहीं सारी पार्टीज में बटेंगे, निर्दलीय भी इसमें शामिल है, बाकी सारी पार्टीज में शामिल है। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो भाजपा लेके जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं है, जिस हिसाब से वो आज प्लान कर रहे हैं। तो जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो उतना ज्यादा बेनिफिट जो है मुझे नहीं लग रहा कि दोनों पार्टीज को। चलिए ठीक है, एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इन कारणों का कितना असर रहेगा मतदान पर और किस तरीके की तस्वीर अब पूरे हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। कौन सा दल आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी क्या इस बार हरियाणा में कमल खिला पाएगी, या 10 साल के जो राजनीतिक वनवास काट रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला वो एक बार फिर सत्ता में आ पाएंगे, या फिर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा हुड्डा जी का सफल होता है? ये सब जानेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।